नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक फैसला जो है वो संचार उपग्रहों से संबंधित है और दूसरा जो फैसला है वो देश के किसानों से, कृषि से संबंधित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो संचार उपग्रह यानी स्पेस क्रांति का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं एस सोमनाथ जी, जो चेयरमैन हैं इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के। सोमनाथ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी, थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने जो फैसला लिया है खासतौर से 10 ऑर्बिट संचार उपग्रहों के संबंध में, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला स्पेस के हिसाब से? आपको ये पता होगा कि ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसरो के साथ, DOS के साथ काम करते थे। नाउ उनके एक असेट था सिर्फ 1000 करोड़ का। नाउ विद द ट्रांसफर ऑफ दिस 10 सैटेलाइट्स उनका असेट बढ़ेगा up to 7,500 crore. जी, The assets valued, the satellites, 10 spacecrafts are valued at 4,697 करोड़ रुपए का। So once this asset goes to New Space India Limited, यही फायदा होगा कि उनके रिटर्न्स है, उसके लीज होते हैं या ट्रांसपोंडर लीज होते हैं, कई कम्युनिकेशन सर्विस ये उपग्रह से करते रहते हैं। ये इनकम जो आते हैं ये उपग्रह से ये सिर्फ NSIL के पास जाएगा, इन प्लेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उनके असेट बढ़ेंगे, उनके इनकम बढ़ेंगे। उस इनकम के वृद्धि होने से इस NSIL को कई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकेंगे। उनका उपग्रह बन सकेंगे, वो उनको रॉकेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको ये प्राइवेट कंपनी से उससे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन कर सके। यही है इसके ये मेजर इवेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट that the spacecrafts जो काम करते रहते हैं ऑर्बिट से ये कंपनी के साथ जुड़े हैं। सो इसलिए हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी will increase in this sector. There will be more money coming into this sector and NSIL can do more industrial business model operations without further investment from government. This is a significant. जी बिल्कुल। सोमनाथ जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसको हस्तांतरित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे होते ये सब उपग्रह इसरो के तरफ ये लीज होते रहते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स से है। ये दिस उपग्रह यूज करते हैं। DTS सर्विसेज है, जो DTS सर्विसेज ये बिजनेस है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है जी। सो इसरो इज बेसिकली ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर नॉट एन ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। So आपको पता होगा ये उपग्रह once it is launched in the orbit, now it has to be commercially utilized. So the commercial activity of उपग्रह has to be in the commercial side of the space department. NSIL is the commercial arm of Department of Space. So this is the right decision by the government to hand over whatever is an operational work of the Department of Space has to be in the commercial operating side of the NSIL and cannot be with the research and development activity of the Department of Space. जी, सोमनाथ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पेस क्रांति के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने आर्थिक दृष्टि से भी काफी इस मामले में अपनी उन्नति की है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है इस संबंध में कहा जाए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम जब इसके आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो संचार उपग्रहों के माध्यम से जिस तरह से भारत ने दुनिया में अपनी एक दबदबा कायम किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? उस बाजार को आप कैसे देखते हैं? वो जो मार्केट है दुनिया में उसको आप कैसे देखते हैं? आपको पता होगा कि हमारा एक नया उपग्रह है GSAT-24। दिस इज द फर्स्ट टाइम NSIL is building themselves. So this 10 satellites we are giving to them, but ये उपग्रह उन्होंने बनाया इसरो के साथ। और yes, this उपग्रह is fully given to private company. That is a Tata Play is taking over this उपग्रह for next 15 years and they are going to operate. So you can understand the change happening.
after the reforms, there is a lot of things happening. Now, private companies are willing to create or invest in communication satellites on their own. And future number of satellites which we are going to build also will come in this direction. So we are looking at how NSIL can leverage this changed opportunity of owning the satellite by the private companies, enabling them to build it. And another interesting things happened recently is private companies are building satellite manufacturing facility in India. In Bangalore, Anand Technologies have opened their first time satellite building facility. So if all these things have to happen and we have to make use of it, हमको ये पॉलिसी चेंज करना होगा. So हमारे जो कम्युनिकेशन उपग्रह है सब इस NSIL के साथ जाना है. एंड इसरो के एफर्ट हमको नए उपग्रह बनाने का, रिसर्च करने का, कॉस्ट इफेक्टिव उपग्रह बनाने का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विसेज को बढ़ाने का, ये सब काम में हमको जुटाना है. जी शोभना जी, एक सवाल और उठता है कि खासतौर से जब स्पेस की बात करते हैं, ऑर्बिट संचार उपग्रहों की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना स्पेस है इस फील्ड में? स्पेस साइंस एरिया प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहे थे वह सब सप्लायर के रूप में काम कर रहे थे अभी तक. तो हमारे गोदरेज है, लार्सन एंड टुब्रो है, HAL है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक है, सब हमारे लिए काम कर रहते थे. हमारे लिए उपग्रह के पार्ट्स बनाते थे, रॉकेट के पार्ट्स बनाते थे. अब ये चेंज हो रहा है कि हम ये सब इंडस्ट्रीज दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर ओन सिस्टम्स. हैव यू सीन देयर आर ऑलमोस्ट 75 न्यू proposals from companies for taking up new activities, including startups. Almost 50 startups have come into space sector. They are building rockets on their own. They are building satellites. They are building new technologies, and they are into application side also in the commercial domain. And they are building their own satellites also. So it's an area which is just emerging. I can't tell you that immediately the private companies will be able to do large scale operations, but we want that to happen. And for that, what we are doing is we are going to handhold these private companies and help them to take up the task of building rockets, satellites, and launch it on their own, own it, and operate in a commercial manner. So there is a huge potential for satellite operators, companies who are building satellites, and also launch services in India, though in smaller scale. So we look forward for enhancement of this possibility. And the most important commercial potential in space is in the downstream side, on application sides. It's not only in rocket and satellites, but how to convert the communication infrastructure into commercial exploitation, how to convert the images and data coming from space into business opportunities, how to merge like the NAVIC operations, the remote sensing and communication into one platform to provide services. A lot of startups are showing innovative ideas, including ideas like how to manage debris in space, how to provide secure communication. A lot of activities are coming up, and this is going to show growth in the next 1 or 2 years. Let us wait and see. जी बिल्कुल, बात चाहे निवेश की हो, बात चाहे संचार क्रांति की हो या संचार उपग्रह की हो, स्पेस के मामले में भारत ने जिस प्रकार से उन्नति पिछले सालों में की है, उसके असर, एक पॉजिटिव असर आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखने को मिलने लगे हैं. सोमनाथ जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. थैंक यू, धन्यवाद. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो कृषि से जुड़ा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का. ये फैसला क्या था और इससे किसानों को किस तरह से फायदा होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे. फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक और अब बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए धान समेत कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है में लिया गया। इसके खास मायने हैं क्योंकि सरकार ने कहा था कि 2022 तक वो किसानों की जो आमदनी है, जो आय है, उसको दुगना करने की कोशिश करेगी। कितनी हो पाई, कितनी नहीं हो पाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य का किस तरह से लाभ किसानों को मिलेगा, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। साल 2022 भारत सरकार के संकल्प का साल है। संकल्प किसानों की आय दोगुना करने का। नतीजतन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। कैबिनेट ने 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। साल 2022 और 23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने से किसानों को अब नए दाम पर अपनी फसल की बिक्री करने का मौका मिलेगा। उनकी कमाई में इजाफा होगा, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जहां साल 2014-15 में धान का मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल था, वो अब बढ़कर 2040 रुपए हो गया है। वहीं मक्का के मूल्य में भी भारी इजाफा हुआ है। साल 2014-15 में मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 1962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इन्हीं सालों में तिलहन की फसलों में मूंगफली का मूल्य 4000 रुपए से बढ़कर 5850 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सूरजमुखी का 3750 से बढ़कर 6400 और सोयाबीन का भाव 2560 रुपए से बढ़कर 4300 रुपए हो गया है। कपास के मूल्य में भी दोगुना इजाफा देखा गया है, जो 3750 रुपए से बढ़कर सीधे 6080 रुपए हो गया है। दरअसल एमएसपी ही वो रामबाण है जिसके जरिए सरकार किसानों की दोगुना आय का लक्ष्य हासिल कर सकती है। दरअसल एमएसपी ही वो रामबाण है जिसके जरिए सरकार किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर सकती है। और कैबिनेट के ताजा फैसले देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मोर्चे पर कितनी गंभीर है। जाहिर तौर पे किसानों की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अगर बात की जाए, आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का। जाहिर तौर पे सरकार का लक्ष्य भी था कि 2022 तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, संपन्न हो, और उस दिशा में इस कदम को एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है जो आर्थिक मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिया गया। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कितना फायदा होने वाला है किसानों को? आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। तो इस तरह से उसके लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और भारत सरकार का जो एक प्रकार का अपना अनूठा प्रयास है कि समय रहते बहुत सारे जैसे सीजन शुरू होते ही जो है, जैसे खरीफ और रबी सीजन हमारे दो मुख्य सीजन है, उनकी शुरुआत होने से पहले ही
एक प्रकार से जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फसलों के वो निश्चित हो जाते हैं। इससे एक तरह से मैं यही कहूंगा कि किसान का जो मैं ये कहूंगा कि उसको हम लोग कैसे इंश्योर करें कि जो अभी बढ़े हुए मूल्य है वो कैसे मिले, क्योंकि अभी महंगाई भी बढ़ती रहती है तो उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो उसी तरीके से मूल्य का भी जो है उसमें परिवर्तन होना जो है जरूरी है। तो एमएसपी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक मैक्सिमम रेम्युनरेटरी प्राइस जो है उसको इंश्योर करता है, और जिससे कि किसान को जो नया मूल्य है वो मिले, उसके लिए ये प्रतिबद्धता है। जिससे कि आप ये आंकड़ों से देख सकते हैं कि अभी जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें करीब करीब 92 रुपए से लेकर के 523 रुपए तक की जो बढ़ोतरी की गई है, अगर आप पिछले साल की तुलना में इसको मिलाएंगे। और इसका जो लागत पर जो मुनाफा है वो भी बढ़ा है, करीब 50 से 85% जो है मुनाफा जो है उसको बढ़ाया गया है। तो एमएसपी इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न राज्य जो है एक प्रकार से हमारे यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा बिल है उसके तहत हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं या हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे जो है जो हमारा खाद्यान्न है वो पहुंचे। तो उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट करके रखना पड़ता है, तो खरीदी करनी पड़ती है सरकार को। तो वो खरीदी के लिए बेस प्राइस क्या होगा, तो सरकार जो है एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करती है, चाहे वो चावल है या गेहूं की बात है या दलहनी फसलों की बात है। तो इन्हीं सभी फसलों को जो है एक प्रकार से एक बेस प्राइस जो है मिल करके एमएसपी के रूप में आता है, और किसानों से एमएसपी पर जो है गेहूं और चावल जो है वो खरीदे जाते हैं विभिन्न राज्यों में, जिससे कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मांग भी पूरी करे और आगे किसानों को भी जो है एक निश्चित मूल्य पर जो है उसका खरीद हो। जिससे कि एक मैं यही कहूंगा कि ये घोषणा सीजन शुरू होने से पहले इसलिए की जाती है, किसानों के हित में की जाती है कि किसानों में ये संदेश जाए कि उसको फसल का ये मूल्य मिलने वाला है। इसी तरह से वो अपनी फसल का प्लान बना सकता है, योजना बना सकता है, क्योंकि खरीफ सीजन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण सीजन है और कुल उत्पादन का जो 314 मिलियन टन है हमारी खाद्यान्न फसलों का, उसमें लगभग 159 मिलियन टन वो खरीफ सीजन से आता है। तो खरीफ सीजन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून आधारित है। तो अभी मानसून का जो बड़े अच्छे परिणाम जो आए थे, जो अभी जो फोरकास्ट हुआ था उससे बताया गया, तो उस फोरकास्ट के मद्देनजर और उसी तरह से जो ये मूल्य एमएसपी का निर्धारित हुआ है, तो किसान अपनी फसल की योजना बनाएगा कि भाई मेरे पास ये जमीन है तो मैं इस फसल के लिए इतना डालूं, मुझे ये मूल्य मिलने वाला है। और इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो फसलों में बढ़ोतरी हुई है, एक तरह से दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, मिलेट्स है, इनको बढ़ावा दिया गया है। इनमें करीब करीब आप देखो कहीं कहीं तो 523 रुपए तक बढ़ाया गया है मूल्य जो है गत वर्ष की तुलना में। तो ये बढ़ोतरी एक ट्रिगर का काम करता है और ये बढ़ोतरी एक सिग्नल का काम करता है। मल्होत्रा जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि धान की जो एमएसपी है उसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसे कैसे आप देखते हैं और ये किस क्षेत्र के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला फैसला है? इसमें आप देखेंगे कि जो चावल की बात करते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी आती है। तो एक जो ए कैटेगरी का है, तो ए कैटेगरी का अगर उत्पादन करता है तो उसी तरह से उसमें मूल्य बढ़ाया गया है। इसी तरह से जो सामान्य चावल है उसमें भी 100। और ये जो बढ़ोतरी का जो है इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो हमारे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक सीएसीपी संस्था है, जो कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जी, ये जो है एक अपेक्स बॉडी है जो देश में इसका निर्धारण करती है। तो वो धान की जैसे आप बात पूछ रहे हैं, तो ये सभी फसलों का राज्यवार कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उस सब चीजों का आकलन किया जाता है। उस आकलन के बेस पर जो फसल आधारित होता है, राज्य आधारित होता है, और अलग अलग उसके अंदर जो आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट को मद्देनजर रख करके जो है ये एमएसपी निर्धारित करते हैं। तो ये एमएसपी की जो बढ़ोतरी अगर 100 रुपए इसमें की गई है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पूरा आधार है जिसको लेकर के ही 100 रुपया वो आ रहा है, तो उसको उतना ही बढ़ाया गया है। जी, जाहिर तौर पे कि 14 के बाद अगर मैं बात करूं तो खरीफ फसलों की संख्या भी बढ़ी है एमएसपी के लिहाज से। दलहन के मामले में खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दलहन को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसका क्या उत्पादन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कितना उत्पादन में उसकी वृद्धि हुई है?
बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे देश की अभी फसलों के मामले में अगर आप देखें तो हम लोग बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं गेहूं और चावल के लिए। जी। हमारे पास सरप्लस भी है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी आवश्यकता है, जिसमें पल्सेस के बारे में, दलहनी फसलों के बारे में, दलहनी फसलों में कभी कभार थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, लेकिन हम लोग वो भी नियर सेल्फ सफिशिएंसी है, नजदीक सेल्फ सफिशिएंसी के नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन उसको जो है मूल्य को, उसका जो उत्पादन है उसको हमें निरंतर रूप से बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसी तरीके से मांग भी बढ़ रही है। तो जैसे हमारा उत्पादन इस वर्ष का आकलन होकर के आया है कि लगभग हम 27 मिलियन टन के आसपास जो है हमारे जो अभी एस्टिमेट आए हैं वो उत्पादन जो है होने की उम्मीद है। पिछले साल यही उत्पादन 26 मिलियन टन था। तो जब पिछले बार भी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई तो एक ट्रिगर आया और हमें कहा गया कि ये हमारी एक तरह से प्रायोरिटी सेक्टर है, पल्सेस को हमें उत्पादन को सस्टेन करके रखना है। तो इसलिए पल्सेस को बढ़ावा दिया गया। और पल्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जैसे अरहर, मूंग, उड़द, अरहर में करीब 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, मूंग में 480 रुपए, उड़द में 300 रुपए। तो हम लोगों का एक तरह से यह है कि किसान को अगर अधिक मूल्य मिलेगा तो किसान उस फसल की तरफ जाएगा। जैसे मैं डाइवर्सिफिकेशन की भी बात कर रहा था, तो पल्सेस का निश्चित रूप से जो है जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी सरकार ने शुरू किया, पहले नहीं होता था। अब करीब करीब जो पिछले वर्ष के आंकड़े भी जो मिले तो करीब 12 लाख मीट्रिक टन का हमारा तो टोटल जो है अभी तक का जो प्रोक्योरमेंट है वो पल्सेस का भी शुरू होने लग गया है। तो एक प्रकार से ये शुरुआत है। दूसरा जो है ऑयल सीड की बात करते हैं, अभी आपने पल्सेस की बात की, तो पल्सेस के साथ साथ दलहनी फसलों के साथ साथ तिलहनी भी हमारी जो है जरूरत है, क्योंकि तिलहन की बहुत बड़ी मात्रा जो है हम लोगों को दूसरे देशों से जो है तेल का जो है हम लोगों को आयात करना पड़ता है। तो जिससे कि इसको जो है कम किया जाए तो उसको भी बढ़ोतरी की गई है। और उसमें भी मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 523 रुपए की जो हुई है वो तिल में हुई है। तो इस तरह की जितनी तिलहनी फसलें हैं वो हमारी एक प्रायोरिटी है, हमारी नीड है, जरूरत है। और भारत सरकार की प्रतिबद्धता ये भी है कि हम कैसे इंपोर्ट को कम करें, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं और हमारे अपने किसान को ज्यादा लाभ मिले, वो कैसे मिले, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सब चीजें पहल की गई है। और नए मिशन के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से चलाए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल मल्होत्रा जी, गेहूं के साथ साथ, धान के साथ साथ दलहन की खेती भी अधिक से अधिक हो, और जो तिलहन की बात आपने कही उसकी खेती भी अधिक से अधिक हो, ताकि जो खाद्य तेल बाहर से मंगाने पड़ते हैं उसमें भी कमी आए, देश आत्मनिर्भर, देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न उस दृष्टि से भी हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो खासतौर से मैं कहूँगा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, हालांकि देश के और भागों से भी जुड़ा है, कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर जो सवाल उठते हैं, कुछ घटनाएं भी सामने उभर के आती हैं, वो महाराष्ट्र के 600 उभर के सामने आती हैं। वहां के किसानों की एक बड़ी मांग रही है कि उनको बेहतर मूल्य मिले उसका। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, जो कपास पे एक तरह से ये कहूंगा कि इसको हम लोगों ने कमर्शियल वाणिज्यिक फसलों के कैटेगरी में डाला गया है। और वाणिज्यिक फसलें का जो एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि अभी 354 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो 354 रुपए की बढ़ोतरी अपने आप में एक मायने रखती है। और इससे कपास उत्पादक उनको प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा कि इस फसल को भी हम लोग और अधिक क्षेत्र में ले जाएं और अधिक उत्पादन हो हमारा। क्योंकि हम लोग ना केवल अपनी मांग को पूरा करते हैं, इसके साथ साथ इसको हम लोग जो है दूसरे देशों को भी भेजते हैं। तो उसमें करीब करीब जो है जो मुझे मैं आंकड़े अगर आपसे शेयर करूं, करीब करीब इसमें 10-11 मिलियन टन जो है उसको जो है हम लोग कपास दूसरे देशों को भी भेजते रहे हैं। तो इससे किसानों को मूल्य अधिक मिलेगा। अगर हमारे पास इस तरह की चीजें निकल करके बाहर सामने आती हैं, उत्पादन बढ़ता है, सरप्लस है, तो बाहर के जो मंडियां हैं उसमें हमें बेहतर मूल्य मिल पाएगा। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चूंकि ये कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, दूसरा महाराष्ट्र की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो ये भी खरीफ सीजन की हमारी बड़ी मुख्य फसल है। तो अभी से जो है तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं खरीफ सीजन में बिजाई के लिए। तो ये एक प्रकार का बड़ा अच्छा सिग्नल जाएगा कि जितने हमारे कपास उत्पादक राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र को भी पीछे जो एक प्रकार का मैं ये कहूंगा कि चर्चा का विषय बना रहा है, तो वो एक किसानों को प्रोत्साहन का काम करेगा और एक अच्छे इंडिकेशन का काम जी। जाहिर तौर पे मल्होत्रा जी, जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है
उससे किसानों को फायदा होगा, खेती को फायदा होगा। जाहिर तौर पर ये मोदी सरकार का, जो केंद्र सरकार है, उसका एक प्राथमिकता भी रही है, उसका जो कामकाज का एजेंडा है उसका। तो मल्होत्रा जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कैबिनेट दिस वीक में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।